नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है अपने इस नए परिवार रंजन क्लासेस ऑफिशियल पर। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में हमने एसिड की ही चर्चा कर पाए थे क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा टॉपिक हो गया था। आज हम जो उसमें बचा हुआ है शेष बेसिस और साल्ट, क्षार और लवण, इसकी हम चर्चा आज करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। लेकिन उस एसिड में एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बच गया था, उसको आज हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे उसके बाद बेस पे आएंगे। वो टॉपिक था आपका एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन इसे हम लोग हिंदी में अम्ल अम्ल वर्षा कहते हैं। इसको हम हिंदी में अम्ल वर्षा कहते हैं। होता क्या है भैया, जैसे कभी कभी जब गर्मियों के दिनों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो होता क्या है कि जो आपके हवाएं हैं, एयर हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है, इसमें कुछ गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये हमारा आपका अर्थ है, ये हमारा आपका अर्थ है, ठीक है। तो जब गर्मियों के दिनों में आपका गर्मियों के दिनों में क्या होता है, इसका जो अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऊपर वाला लेयर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आपका गर्म हो जाता है। गर्म होने से ये जो आपके पर्यावरण है, आपका जो पर्यावरण है, इसमें कुछ गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आपका पहला सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और आपका CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही गर्मी ख़त्म होती है, जो आपकी पहली बारिश होती है, जो पहला आपको वर्षा होती है, उसमें से आपको पता है जब बारिश होती है तो आपके यहाँ से आपके H2O मीन्स जल, आपका जल क्या होगा, आपका उस वर्षा के माध्यम से आता है, ठीक है। और वो जल क्या होता है, इन SO2 के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। इस SO2 के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। NO2 के साथ मिल करके आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाता है। और यही H2O आपका क्लोरीन के साथ मिल करके HCl गैस बनाता है। और यही आपका H2O CO2 के साथ मिल करके H2CO3 आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका क्या होता है, बन जाता है। ये सब जितने भी आपके एसिड हैं, ये एसिड क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे सल्फर, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड, ये जितने भी होते हैं, जब ये पुनः जब पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। और साथ ही साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए भी क्या होता है, ये हार्मफुल होते हैं। जैसे अगर लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए स्किन प्रॉब्लम, आई की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन उसी स्थान पर आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, जैसे आपको पता है ताजमहल की जो सफ़ेदी है वो क्या होता है, इसी एसिड रेन के कारण पहले क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा पीली हो जा रही थी। लेकिन अब क्या किया, उस पर काफ़ी वर्क किया गया है। जैसा अब अम्ल वर्षा में ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसे हम एसिड रेन कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो एसिड वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेस। बेस क्या होता है, ठीक। चलिए बेस क्या करेंगे, देखते हैं उसको। अब क्वेश्चन होता है कि बेस जो टॉपिक है, बेस होता क्या है, ठीक है। बेस होता क्या है, जिससे हम लोग क्षार कहते हैं। क्षार क्या है, ठीक है। इसके भी कई डिफिनीसन हैं, लेकिन उनमें से 2-3 ही डिफिनीसन क्या हैं, मुख्य हैं। जिसमें से पहला डिफिनीसन ये कहता है, अगर कोई भी कंपाउंड जो है
उसको हम क्या करें, वाटर में डिज़ोल्व करें, अगर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें, अगर वो OH- आयन रिलीज कर रहा है, OH- आयन रिलीज कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। फिर समझिए, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जब उनको हम पानी में, वाटर में घोलें और घोलने के बाद अगर वो OH हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ओके। और इसकी जो सेकेंड डेफिनेशन है, मीन्स जब भी आपका ऐसा कोई भी आयन जब वो H+ के साथ ऐड होकर के आपका जो है, जब ऐसा कोई आयन जब वो H+ एसिड के साथ ऐड होकर के साल्ट और वाटर बनाए, तो उस आयन को या उस आयन से बने यौगिक को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। फिर समझिए, जब कोई आयन या कोई उस आयन से बने यौगिक H+ या H+ आयन से बने यौगिक के साथ अभिक्रिया करने के बाद अगर वो साल्ट और वाटर बना रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम बेस कहते हैं। ये हमारी सेकेंड डिफिनेशन हो गई। इसी बेस को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसे कहते हैं एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। ठीक है, एल्कली होता क्या है, एल्कली भाई सिंपल सा मतलब है, जब हम बेस में वाटर को हम ऐड कर दें, जब हम बेस में वाटर को ऐड कर देते हैं तो उसे कहते हैं एल्कली कहते हैं। ठीक है, जब हम वाटर में बेस को ऐड कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एल्कली कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है, एल्कली, इसका क्या मतलब हुआ कि सभी एल्कली तो बेस हो सकते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली हों ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्कली में वाटर डिजॉल्व पहले से रहता है, इसलिए वो बेस हो सकते हैं, लेकिन सभी बेस में हमेशा वाटर डिजॉल्व नहीं रहता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी आपके जो क्षारी होते हैं, लेकिन सभी क्षारीय धातु क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार नहीं होते। ठीक है, ये इस प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्षार का। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको रफ करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कि एसिड के जो बेस हैं, बेस के जो हैं आपके इनके बेस के प्रकार समझेंगे, इनके टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वहाँ चर्चा करेंगे। जैसे आपको बताया था, एसिड की बात की थी, तो वहाँ पर एसिड के हमने फोर बेस के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया था। यहाँ पर बेस को जिसे हम लोग क्षार कहते हैं, ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने? 3 पार्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये होता है। क्लियर? अब चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपके बेस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और सेकंड होता है आपका वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, और एसिडिटी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं आपके, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। ठीक है, ट्राई एसिडिक, ये हो गई। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? पहला
पहला होता है कंसंट्रेटेड बेस और दूसरा होता है आपका डाइल्यूट बेस। ठीक है, जैसे आपको हमने एसिड समझाया था सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आपका ये भी है, बस वहाँ पर हमने एक चीज़ और डिवाइड की थी आपको उनके ऑरिजिन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ वो नहीं होगा। हम ये 3 टाइप को डिवाइड करते हैं। पहला आता है इनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भाई ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। चलते हैं इसकी चर्चा करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस भाई उसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहते हैं जब भी इनको हम वाटर के साथ डिजॉल्व करें, जब भी इनको वाटर के साथ डिजॉल्व करें तो इनका OH माइनस आयन कंप्लीटली रूप से, पूरी तरह से अगर ये टूट जा रहा है, अपने आयन में टूट जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। जैसे आपका मैं एक एग्जांपल लूँ, NaOH, जैसे इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से Na प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम आपका क्या? स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वीक बेस। क्या होता है? वीक बेस ये होता है जब भी इनको वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या हो, ये पार्शियली रूप से, किससे? पार्शियली रूप से अगर OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, अगर ये पार्शियली रूप से OH माइनस रिलीज कर रहे हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम वीक बेस कहेंगे। ओके, ये तो था आपका इनके बेसिस के अकॉर्डिंग। अब आते हैं इनकी एसिडिटी के अकॉर्डिंग। ये होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक। जब भी हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी बेस को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें, अगर वो आपका कंपाउंड ओनली 1H माइनस आयन रिलीज कर रहा है उसे मोनो एसिडिक कहेंगे। अगर वो 2 OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है तो उसे हम डाई एसिडिक कहेंगे। और अगर वो 3 OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है उसे हम ट्राई एसिडिक कहेंगे। ठीक है, उसे अगर कोई भी कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करें, अगर 1 OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है उसे मोनो एसिडिक, 2 करेगा तो उसे डाई एसिडिक, और 3 करेगा तो ट्राई एसिडिक। ये तो था हमारा इनकी एसिडिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं इनकी सॉल्बिलिटी के अकॉर्डिंग। 2 होते हैं, कंसंट्रेट बेस और डाइल्यूट बेस। हमने आपको उस दिन एसिड में भी बताया था कि होता क्या है। कंसंट्रेट में क्या होता है? कंसंट्रेट में यहाँ पर बेस की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होगी? ज़्यादा होगी। बेस की जो डेंसिटी है क्या होगी? वाटर से ज़्यादा होगी। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कंसंट्रेट बेस कहेंगे। और जहाँ पर बेस की जो क्वांटिटी है अगर वो कम है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम डाइल्यूट बेस कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बेस के हम टाइप्स देखते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमने हर टाइप से इसको कैटेगराइज कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं इनकी ये आपकी बेस की जो है प्रॉपर्टी पर, बेस की प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, बेस की आपकी जो प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो यहाँ भी 2 ही प्रॉपर्टी आएगी। इनकी जब हम प्रॉपर्टी मीन्स इनके गुण की चर्चा करते हैं तो ये 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, एक इनका होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं फिजिकल में हम चेक करेंगे। फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल में ये लोग होते हैं कैसे? इनका जो है ये अधिकतर आप उनको देखें ना तो ये होंगे एमार्फस। ये लोग एमार्फस सॉलिड होते हैं। अधिकतर बेस जो होते हैं वो एमार्फस सॉलिड होते हैं। और कभी कभी आपके जो क्या होते हैं, ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं। अधिकतर ये होते हैं एमार्फस सॉलिड, लेकिन कभी कभी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो जाते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या होता है? ये टेस्ट में होते हैं क्या? ये टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ये टेस्ट में क्या होते हैं? ये टेस्ट में आपके बिटर होते हैं और
अगर इनको टच करते हैं तो ये सूपी होते हैं, ठीक है। थर्ड अगर इनको हम टच करते हैं तो ये सूपी होते हैं, में से थोड़ा सा इनमें चिकनाहट होती है, ठीक है। और फोर्थ आते हैं, ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर में क्या है, कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। और इसके साथ ही साथ ये रेड, आपका अगर इसको लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो ये रेड से क्या होते हैं, ये ब्लू हो जाते हैं, ठीक। रेड से ये ब्लू हो जाते हैं। और एक आपका और है आपका इंडिकेटर, जिसे हम मेथिल ऑरेंज कहते हैं। अगर इसकी छठवें प्रॉपर्टी की बात करेंगे फिजिकल में, तो ये जो ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज कलर से ये क्या होते हैं, ये येलो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्षार को देखते हैं। फिर समझिए, फिजिकल नेचर में देखेंगे तो ये अधिकतर एमार्फस सॉलिड कहेंगे। ये टेस्ट में बिटर होते हैं और आपके टच करेंगे तो उसको सूपी होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे और रेड से ब्लू हो जाएंगे और ऑरेंज से या क्या हो जाएंगे, आपके ये येलो हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे जानते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हैं क्या होता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो सबको जानकारी होगी क्या होती है। पहले प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब भी पहले लिख दें, केमिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब आपका साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। जैसे आपका NaOH प्लस HCl, ये आपका बेस है, एसिड है, इनको रिएक्ट कराएंगे तो आपका NaCl प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। इसको आप इसके साथ साथ दे दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सेकंड आते हैं, जब भी हम आपका इनको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये मेटल कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaOH को हम CO2 के साथ, जब भी हम इनको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं और साथ ही साथ ये आपका वाटर के पार्टिकल भी क्या कहते हैं, निकालते हैं, ठीक है। वाटर के पार्टिकल, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 कर दीजिए। तो क्या हो रहा है, अगर हम इसको हम बेस को अगर हम CO2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका मेटल कार्बोनेट और वाटर बन रहा है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम इनको हम अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब भी किसी बेस को अमोनियम साल्ट के साथ, जब भी किसी हम बेस को अमोनियम साल्ट, ये क्या है आपका NH4Cl, अमोनियम साल्ट के साथ बेस इसको रिएक्ट कराएंगे तब ये आपका एक और साल्ट बनेगा NaCl, H2O भी बन जाएगा इसमें। और साथ ही साथ इसमें एक गैस बनती है जिसे हम लोग कहते हैं अमोनिया गैस कहते हैं। क्या होगा, आपका अमोनिया गैस यहाँ से क्या होगा, आकर निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बच रही है जिसको हम देख लें, जिंक सल्फेट। अगर हम बेस को जिंक सल्फेट के साथ ZnSO4 जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका जिंक ऑक्साइड और साथ ही साथ आपका जिंक ऑक्साइड और आपका सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ये Na2SO4। ये हमारा आपका प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टी बताई थी, ऐसे बेस की भी प्रॉपर्टी है। कुल क्या कितने हैं, 4 टाइप्स की प्रॉपर्टी है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ओके। इस प्रकार से आपका जो बेस वाला चैप्टर होता है ये क्या होता है, ये समाप्त होता है। बेस का टॉपिक जो होता है वो हमारा समाप्त होता है। एक इसमें टॉपिक और बचा हुआ है, उसे कंप्लीट कर लें तो हमारा ये एसिड बेस साल्ट क्या हो जाएंगे, तीनों समाप्त हो जाएंगे। आते हैं किस पर, साल्ट पर। साल्ट क्या होते हैं, ठीक है।
इसे हम लोग कहते हैं लवण कहते हैं, और मीन्स इसको हम नमक भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक, अभी हमने एसिड और बेस पढ़ा, तो वहाँ से हमें जानकारी हो गई होगी कि आपका लवण बनते कैसा है। जब भी भाई, जब भी हम एसिड को जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब आपका साल्ट बनता है और वाटर बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। जैसे हमने आपको भी एग्जाम्पल दिया, जब भी HCl को हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका NaCl और आपका H2 बनता है। ठीक है, यही NaCl क्या है, आपका साल्ट है। क्लियर। एक तो आपका ये तो फैक्ट्री मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो हम लोग देखते हैं कि जब भी समुद्र जहाँ पर होते हैं, जहाँ सी होते हैं, वहाँ पर जब समुद्र की जो आपका वाटर है, जब वो लहर के फॉर्म में आता है, लहर की तरह आता है, तो वहाँ के जो पास में जो पत्थर होते हैं उनसे टकराते हैं, टकरा करके वो फेन बनता है, फेन निकलता है, उसमें झाग निकलती है, और उस झाग को बगल में एक गड्ढे नुमा बनाए रहते हैं, उसमें उसको निकालते हैं, और निकालने के बाद फिर वो जब उसका पानी जब वो वेपर फॉर्म में उड़ जाता है तो आपका क्रिस्टल फॉर्म बन जाता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता। फिर उसे दोबारा जा करके हम लोग फैक्ट्री में दोबारा उसको क्या करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, तब हम नमक क्या करते हैं, बनाते हैं, जो आप लोग देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये साल्ट क्या होता है आपको ये बता दिया। ठीक, अब क्वेश्चन आता है इनके टाइप्स से। ये तो एक सामान्य सी हो गई डिफिनीशन, लेकिन मेन इसका टाइप से, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं साल्ट के टाइप्स। ठीक है, साल्ट के टाइप्स। साल्ट के टाइप्स, ये भाई 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 टाइप्स के। पहला आपका आता है नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट। दूसरा आता है आपका एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। तीसरा आपका आता है बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट। और फोर्थ आता है डबल साल्ट। ठीक है, डबल साल्ट। और आपका पांचवा आता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। और एक और बच रहा है, वो है आपका कौन सा, मिक्स्ड साल्ट। ठीक है, पांचवा आपका आता है, क्या है, मिक्स्ड साल्ट, मिक्स्ड साल्ट। ठीक है, ये टोटल क्या होते हैं आपके 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब ये वीडियो हम यहाँ पर इसको अभी एंड करेंगे, क्योंकि इसको हमको समझाना भी है, 6 के 6 टाइप बताने पड़ेंगे आपको। और अभी इस चैप्टर में कुछ और भी चीज़ें बची हैं जो हमको बताने हैं। ठीक है, वो वीडियो मेरा कल आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि साल्ट के यहाँ पर प्रकार बताए गए होंगे। दूसरा आपने देखा होगा पीएच वैल्यू क्या होती है, हम बताएंगे। इंडिकेटर क्या होता है ये बताएंगे। एसिड बेस साल्ट के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं हम आपको ये बताएंगे। तो जो बच्चे हमारे हाई स्कूल के हैं वो विशेष कर इसको, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आना 100% तय है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, जब हम यहाँ तो अभी एसिड बेस साल्ट से तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब हम इंडिकेटर पढ़ाएंगे आपको और जब पीएच वैल्यू पढ़ाएंगे, क्योंकि पीएच वैल्यू से हर जगह, चाहे वो पीसीएस में पीसीएस आप ले लेंगे, चाहे वो बैंक का, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, वहाँ से पीएच वैल्यू से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर डे वॉच करेंगे तो हम वहाँ पर जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पर हम पर डे आपको जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं वहाँ पर क्वेश्चन डालता हूँ। आप वहाँ जा करके रोज़ विजिट कीजिए, आप वहाँ से आपको क्वेश्चन पर डे क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और जो बच्चे हमारे हाई स्कूल के हैं, जो इंटर के हैं, ये लोग भी इसे ध्यान दें कि आप लोग भी हमारे कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको भी वहाँ पर नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ डालता हूँ, वहाँ को मिलेगा। ठीक है, अब इस प्रकार हम आपको इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।